क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ठीक है, कल जो चीजें हम लोगों ने स्टार्ट की थी माइंड मैप, पहले से और भी ज्यादा लोगों ने इस पे वर्क किया। मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के, जो आप लोगों ने जब बैठ के पेपर पेन पे इसको लेके बनाया है। तो एक चीज मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि बेटा जो ये बनाया आपने इसको याद भी करना है, ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं हम लोग बल्क कैरेक्टराइजेशन पे। प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं क्या, बल्क कैरेक्टराइजेशन। ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि 3 प्री फॉर्मुलेशन की क्लासेस हो चुकी है। आफ्टर द क्लास आप उन वीडियोस को जरूर से देख लेना, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आने लगेंगी। ऐसा इसमें तो कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आ जाएगा। बल्क कैरेक्टराइजेशन के अंदर में क्रिस्टलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म है, फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन है जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद में पाउडर डेंसिटी और पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा हाइग्रोस्कोपिसिटी और कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज, एक एक करके हम ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। हम लोग बात करने सेकंड जो पार्ट था उसमें फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हमने पाउडर की प्रॉपर्टीज जो देखी वो दो तरह की प्रॉपर्टीज है। एक है हमारा फंडामेंटल और दूसरा है हमारा डिराइव्ड। फंडामेंटल में हमारे टोटल ये 4 टाइप्स हो सकते हैं, पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सरफेस एरिया, पार्टिकल नंबर और पार्टिकल शेप। बेटा ये ऐसे टॉपिक्स हैं, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आना तय है, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया, पार्टिकल नंबर, पार्टिकल शेप, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करना। अब देखो पार्टिकल साइज के डिटरमिनेशन के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल साइज का डिटरमिनेशन हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से करते हैं। फेरेट डायमीटर, मार्टिन डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, इन सब के बारे में आप फिजिकल फार्मेसी में और भी डिटेल से स्टडी करते हो। सीपिंग मेथड के बारे में, सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में, एंडरसन पेसल पिपेट मेथड जो है, लेजर होलोग्राफी, कैस्केड इंपैक्शन मेथड, एक्सरे सेडिमेंटेशन, पार्टिकल साइज बाय द सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज बाय द वॉल्यूम, ये सारे मेथड्स हैं जिसके जरिए पार्टिकल साइज को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि पार्टिकल का सरफेस एरिया को चेक करने के लिए एड्सॉर्प्शन मेथड है, जिसमें पॉइंट सॉर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एयर परमेबिलिटी मेथड है जिसमें फीजर सब सीवर साइजर का इस्तेमाल, सीव साइजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग आ गए थे डिराइव्ड प्रॉपर्टी पे। इसमें 3 मेथड्स हैं, एक है पोरोसिटी, दूसरा है डेंसिटी और तीसरा है हमारा फ्लो प्रॉपर्टी। पोरोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेटा पोरोसिटी होती क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है और इंट्रा पार्टिकल स्पेस क्या होता है। दो पार्टिकल्स के बीच को हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल, और अगर पार्टिकल इटसेल्फ में अगर आउटसाइड में जो वाइड्स होंगे या स्पेस होंगे उसको बोलेंगे ओपन, और अगर इंटरनल साइड में हम लोग बोलते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज इंट्रा पार्टिकल्स। तो इन तीनों को भी मैंने समझाया था, वॉल्यूम समझाया था, डेंसिटीज समझाई थी, और थोड़ा सा इस जगह मैंने अपडेट किया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस जगह थोड़ा सा अपडेट है, आप भी अपनी चीजों में थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। इस जगह पे जस्ट थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे आप भी अपनी चीजों में। यहां पे देखिए 3 तरह की आपको वॉल्यूम था, एक था हमारा ट्रू वॉल्यूम, एक था हमारा ग्रेनुलर वॉल्यूम, और तीसरा था बल्क वॉल्यूम। इन तीनों के बारे में बताया भी था। ये जो इंपॉर्टेंट मेथड है ट्रू वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए, ट्रू वॉल्यूम किसको बोलते हैं, जब पूरी तरह से वाइड स्पेस को हटा दिया गया, जब पूरी तरह से वाइड्स को हटा दिया गया, इट मींस इंट्रा पार्टिकल और इंटर पार्टिकल्स सारे स्पेस को जब रिमूव कर दिया गया, ओनली पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे टाइप के जो वॉल्यूम होंगे हम लोग उसको ट्रू वॉल्यूम बोलेंगे। इसको डिटरमाइन करने के लिए 4 मेथड है। बेटा थोड़ा सा अपडेट है इस जगह पे, अपडेट इसको कर लेना। पहला है गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, हीलियम और नाइट्रोजन से, जो मैंने आपको कल बताया था। दूसरा है लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, तीसरा है हीलियम पिकोनोमीटर, और चौथा है फ्लोटेशन इन द लिक्विड। 4 मेथड्स हैं जिसके द्वारा ट्रू वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। बेटा मैंने मरकरी वाला भी कल आपको ट्रू वॉल्यूम में ही बताया था, उस मरकरी को इधर पे डालना है। ग्रेनुलर वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। याद कर लो, अपडेट कर लो, कल वाली चीज जो बताई थी और आज जो इसको और अपडेटेड 2 मेथड बताया था, 2 को और एड ऑन किया है। गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड हीलियम और नाइट्रोजन के हेल्प से, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड हीलियम पिकोनोमीटर और फ्लोटेशन इन द लिक्विड, ये चारों मेथड से ट्रू वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। ग्रेनुलर वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। बल्क वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बेटा इस जगह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, अभी एमसीक्यू भी सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस जगह पे आएंगे और आपको सारा सॉल्व करना पड़ेगा। एक चौथी चीज और भी आती है, बल्कीनेस। बल्कीनेस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी। ओके चलो, कल की चीजें थी जो हम लोग फिर से वो देख रहे थे। क्लियर है इस जगह? अपडेट ये कर लिया। ट्रू वॉल्यूम के लिए 4 मेथड, ग्रेनुलर वॉल्यूम के लिए मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड, और बल्क वॉल्यूम के लिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड, और बल्कीनेस हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी को। बता दिया था ट्रू वॉल्यूम क्या होता है, ग्रेनुलर वॉल्यूम क्या होता है, बल्क वॉल्यूम क्या होता है, एड्सॉर्प्शन मेथड, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और पार्टिकल साइज बाय द वॉल्यूम, काउल्टर काउंटर मेथड। इस मेथड से पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का शेप और पार्टिकल का सरफेस एरिया तक को डिपेंड हम लोग करते हैं। काउल्टर काउंटर मेथड, काउल्टर काउंटर मेथड जो है, इस मेथड से पार्टिकल का साइज,
पार्टिकल का शेप और पार्टिकल का सरफेस एरिया, तीनों को डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर बेटा? बेटा उसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि कल की चीज जो मैंने बताया था, अपडेट कर लो। ट्रू वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए 4 मेथड, मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड से ग्रेनुलर वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, हीलियम और नाइट्रोजन, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, हीलियम पिक्नो मेथड और फ्लोटिंग इन द लिक्विड। 4 मेथड्स हैं जिसके जरिए हम लोग ट्रू वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं। ग्रेनुलर वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड, और बल्क वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसी को याद करो और इस जगह से अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलेगा आपको। ठीक है? बल्क डेंसिटी, जिस तरह से ये बल्क वॉल्यूम है, बल्क वॉल्यूम हम लोग किसको बोलते हैं? बल्क वॉल्यूम मतलब इंट्रा पार्टिकल, इंटर पार्टिकल और जो आपका पार्टिकल्स है पूरे को एड ऑन करके हम लोग बोलते हैं बल्क वॉल्यूम, है ना? उसी तरह से बल्क डेंसिटी, मास बाय बल्क वॉल्यूम, दैट इज द बल्क डेंसिटी। बल्कीनेस हम लोग बोलते हैं बल्क डेंसिटी के रेसिप्रोकल को। बल्कीनेस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी। ठीक है? आते हैं इस चार्ट को स्टडी करते हैं। पार्टिकल साइज का और पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए फीचर क्या क्या है। सबसे पहला जो है वो है हमारा क्या? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोस्कोपी में हमारा नंबर आता है किसका? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का। माइक्रोस्कोपी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। साइज के रेंज पे ध्यान दो, 0.2 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। ठीक है? इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के जरिए हम फेरेट डायमीटर, मार्टिन, प्रोजेक्टेड डायमीटर, इन सबको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? फेरेट, मार्टिन, प्रोजेक्टेड डायमीटर, इन सबको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सर ये फेरेट डायमीटर क्या होता है, मार्टिन डायमीटर क्या होता है, तो कल के डेट पे मैंने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का थोड़ा सा ये बेसिक बताया था जो आप फिजिकल फार्मेसी में पढ़ते हो। इसको फेरेट डायमीटर, ये प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर और ये मार्टिन डायमीटर है। इन सबको डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं 0.2 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोस्कोपी में अगला जो पार्ट है वो है हमारा टेम और सेम का। टेम मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेम का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना? इसके जरिए हम लोग टू डायमेंशनल डिटर्मिनेशन, इसका जो डायमीटर होता है किसी भी पार्टिकल्स का, हम उन सारी चीजों को चेक करते हैं। बेटा जब आप एमफॉर्म में जाओगे, प्रैक्टिकल्स करोगे और जब आपका रिसर्च हो रहा होगा, उस समय आप जो सैंपल बनाओगे, मान लो कि हमने कोई ऐसा पार्टिकल्स बनाया, है ना? उन पार्टिकल्स को चेक करने के लिए माइक्रोस्फीयर्स आपने बनाया, तो उन पार्टिकल्स का आपको टेम और सेम करने के लिए अलग अलग लैब में भेजना होता है। और टेम और सेम के जरिए हम लोग क्या करते हैं? एग्लोमरेशन जो है पार्टिकल्स का, उन सारी चीजों को चेक करते हैं। टू डायमेंशनल डायमीटर को इस मेथड से क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है, टेम, सेम और लाइट माइक्रोस्कोप। इसके बाद एक मेथड आएगा सीविंग मेथड, 50 से लेके 1500 माइक्रोमीटर तक। टेम का देखो 0.001 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर तक, सेम का 0.01 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक, 01 से लेके 1000 तक का ये लाइट माइक्रोस्कोप आएगा। इसके अलावा हमारा ये सीविंग मेथड है, मैकेनिकल सेकर के हेल्प से जो भी कोलैबोरेटेड जो सीव्स होंगे उसके जरिए पार्टिकल साइज को डिटरमाइन किया जाता है। इसको तो आपने लैब में भी किया होगा, अलग अलग साइज के सीव डाल देते हैं। जो सबसे ऊपर वाला जो सीव होगा लार्जर साइज का होगा, फिर छोटे साइज का, फिर और छोटे साइज का, और उसको हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल सेकर के जरिए हम लोग क्या करते हैं? उसको सेक करेंगे और पार्टिकल्स जो होंगे धीरे धीरे करके क्या होंगे? सेटल डाउन होते चले जाएंगे। जो सबसे लार्जर पार्टिकल होगा वो सबसे ऊपर हो जाएगा और जो सबसे स्मॉलर पार्टिकल होगा वो सबसे बेसमेंट में आ जाता है। तो इस मेथड से, सीविंग मेथड से भी हम लोग पार्टिकल का साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग बेटा सेडिमेंटेशन मेथड, एंडरसन पिपेट मेथड। हर कोई जानता होगा इसको, एंडरसन पिपेट मेथड को। इसके अलावा कंडक्टिविटी मेथड के अंदर में आता है काउल्टर काउंटर मेथड, या इसको हियाक मेथड या रोयको मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड के जरिए हम पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का शेप और पार्टिकल का सरफेस एरिया तक को डिटरमाइन कर सकते हैं। कंडक्टिविटी मेथड है ये। काउल्टर काउंटर मेथड, हियाक मेथड, सेडिमेंटेशन में एंडरसन पिपेट, सीविंग मेथड, माइक्रोस्कोपी मेथड। ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया। बेटा ये साइंटिस्ट के नाम पे ये लिखा हुआ है ना? आते हैं बेटा हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को डिटर्मिनेशन करने के लिए दो मेथड और इक्वेशंस को भी आपको तो कई बार ये पूछा गया हुआ है। पहला बेटा हमारा एडसॉर्प्शन मेथड और दूसरा है हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया, डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एडसॉर्प्शन मेथड का हेल्प लेते हैं और एयर परमेबिलिटी मेथड का हेल्प लेते हैं। ठीक है? अब देखते हैं एडसॉर्प्शन मेथड पे क्या करते हैं।
कि जो लेयर है, जिस पार्टिकल को हमें क्या करना है, जिसका सरफेस एरिया को डिटरमाइन करना है, तो नाइट्रोजन का हेल्प लिया जाता है इस जगह पे। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब टू फॉर्म ए मोनोलेयर, और रिप्लेसमेंट उस जगह पे जो भी इसका प्रैक्टिकल इसका मेथड होगा, उतना ज्यादा डिटेल में हमें जाना तो है नहीं है। इसके बारे में जरूर से याद रखना है हमें कि नाइट्रोजन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो इक्वेशन यूज होता है दैट वन इज द बेट इक्वेशन, जो कि इसके साइंटिस्ट के नाम पे है, टर्नर, एमेट एंड टेलर। इसके बेट इक्वेशन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसके बारे में भी इक्वेशन को डाल के भी पूछा गया हुआ है कि ये इक्वेशन बताओ, ये कौन सा इक्वेशन है। तो बेट इक्वेशन है। बेट इक्वेशन किस चीज के लिए करते हैं, तो सरफेस एरिया के डिटर्मिनेशन करने के लिए करते हैं। नाइट्रोजन का इस जगह इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग एयर परमिबिलिटी मेथड। एयर परमिबिलिटी मेथड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये इस जगह, पॉइजली इक्वेशन और कोजनी कार्मन इक्वेशन, है ना। तो इस एयर परमिबिलिटी मेथड में है क्या, तो एयर परमिबिलिटी मेथड में है कि जो गैस और लिक्विड जो है, जो कि पाउडर ऑफ द सरफेस को किस रेट से परमिएट करता है, उसके बेस पे हम लोग इसको क्या करते हैं, एयर परमिबिलिटी मेथड को डिटरमाइन करते हैं। परमिबिलिटी टू पार्टिकल साइज एंड बेड पोरोसिटी, रेट एट विच द गैस और लिक्विड परमिएट ए बेड ऑफ द पाउडर, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द कोजनी कार्मन इक्वेशन दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉइजली इक्वेशन। इस चीज को ध्यान देंगे कि कोजनी कार्मन इक्वेशन जो है डिराइव्ड किया जाता है किस इक्वेशन से, तो पॉइजली इक्वेशन से। इस पार्ट पे ध्यान देना, ठीक है बेटा ना। इस जगह बेटा ये एडजॉर्ब है, एडजॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब नहीं है, ये एडजॉर्ब है, एडजॉर्ब्स, है ना, एडजॉर्ब टू फॉर्म ए मोनोलेयर। क्लियर है ये। अरे एयर परमिबिलिटी मेथड में मान लो कि पाउडर का सरफेस है, हम क्या कर रहे हैं, गैस और लिक्विड किस रेट से हम उसको परमिएट करेंगे। तो मान लो कि पाउडर अगर बहुत ज्यादा कंपैक्ट होगा, तो ऊपर से जो लिक्विड या एयर आ रहा है, तो उसकी परमिएबिलिटी स्लो हो जाएगी। और अगर पाउडर की डेंसिटी, पाउडर का वॉल्यूम अगर बहुत ही लूज होगा, तो लिक्विड और एयर की परमिएबिलिटी तेज हो जाएगी। क्लियर कट है लिखा हुआ, रेट एट विच गैस और लिक्विड परमिएट्स ए बेड ऑफ द पाउडर। इसी के बेस पे डिटरमाइन किया जाएगा पॉइजली इक्वेशन, कोजनी कार्मन इक्वेशन। कॉम्पैक्ट पाउडर टाइम ज्यादा लगेगा, जो भी है। अगर लूज पाउडर होगा तो उसका डेटा अलग आएगा। क्लियर बेटा ये। चलो नाइट्रोजन का इस जगह इस्तेमाल करते हैं। आते हैं तो क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाते जाओ, सारे प्रॉब्लम जो है सबके सब हो जाएंगे सॉल्व। आखिरी में फिर से एक बार बता दूंगा। क्वेश्चन आइए, जीपैट 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीपैट 2025 इस साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द पार्टिकल साइज रेंज दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। अभी तुरंत बताया कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से हम कितने पार्टिकल के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। 500 to 1000, 0.001 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर, 200 से लेके 500, 0.5 से लेके 150। बताइए रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा। आ जाइए पीछे फिर से एक बार चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं पूछा कहां से गया हुआ है। बेटा क्वेश्चन पूछा गया यहां से, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी 0.2 से लेके 100, इसको डेटा में दे दिया है 0.5 से लेके 150, लेकिन जो किताबों में आपको दिया हुआ है यही रेंज है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे उतना तो मैनेज हो सकता है। 0.5 से लेके 150 माइक्रोमीटर के रेंज के पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं। फेरेट डायमीटर, मार्टिन डायमीटर और प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, ठीक है। टेम का साइज है 0.001 से लेके 0.1, ठीक है। द पार्टिकल साइज रेंज दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल ही सही जवाब है, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अभिषेक, धनश्री, मनीष, जावेद एंड ऑल ऑफ यू बेटा, सौरभ, गुड। चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीपैट 2025 का आज जो मैंने तुम लोगों को टेबल थोड़ा सा अपडेट कराया, इसी के बेस पे कराया था कि ट्रू डेंसिटी है, ग्रेनुलर डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी है और बल्कीनेस है। इसके बेस पे ये चार है, पी, क्यू, आर और एस। ग्रेन्यूल डेंसिटी के लिए मैंने बताया मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड, मरकरी, है ना। ग्रेन्यूल के लिए क्या बताया था मैंने, ग्रेन्यूल के लिए क्या बताया था अभी जस्ट, ग्रेन्यूल के लिए बताया था मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो 2 का हो जाएगा एस, ठीक है। बल्कीनेस को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क डेंसिटी, तो 4 का हो जाएगा क्या, पी, ठीक है। इसके अलावा ट्रू डेंसिटी हीलियम पिकोनोमीटर, बल्क डेंसिटी ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड। देखो एकदम से क्लियर कट हो गया। इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैं आपको बता दूं सेम क्वेश्चन आपको कई सारे डीआई और फार्मासिस्ट एग्जाम में इसमें से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को निकाल के पूछ लेगा इनमें से ग्रेन्यूल डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी। ट्रू डेंसिटी के लिए क्या करते हैं, ए बी सी डी। मतलब इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग से आपको सीखने का अच्छा तरीका है इससे, और बिल्कुल ही सही जवाब है, सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नाइपर जी 2015, नाइपर 2015 का ये क्वेश्चन है। ट्रू डेंसिटी इज मेजर्ड बाय,
लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड, बाय फ्लोटिंग इन द लिक्विड, या ऑल ऑफ दीज। मैंने 4 मेथड बताए। प्राची, अभिषेक, अमोल, नजीर वेरी गुड, रोशन, अर्पिता, आदर्श वेरी गुड, तन्मय वेरी गुड, ईशानी वेरी गुड, श्रद्धा गुड, यश गुड गुड गुड, जावेद वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, टाई टीटू बहुत बढ़िया, भावेश एंड ऑल ऑफ यू। आ गया समझ में? ऑप्शन इज द ऑल ऑफ दिस, वेरी गुड। आज ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2021 का। हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन साइज, ट्रू डेंसिटी, सेडिमेंटेशन रेट या सरफेस एरिया। किस चीज को डिटरमाइन करते हैं? साइज, ट्रू डेंसिटी, सेडिमेंटेशन रेट या सरफेस एरिया? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू डेंसिटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू डेंसिटी, वेरी गुड। राहुल बहुत अच्छे, श्रीजीत, भावेश, सोमेश वेरी गुड, चलो रोहित गुड। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू डेंसिटी। सेम क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर 2016 और नाइपर के 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा। डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग एपरेटस। ठीक है, तो एपरेटस इसमें पूछा, एपरेटस देके पूछा कि क्या करते हैं, और इसमें डेंसिटी को डाल के पूछ रहा है कि कौन से एपरेटस से करते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रहना है। चलो नेक्स्ट आते हैं, जीपैट 2025 इसी साल का क्वेश्चन है। एक ही जगह से देखो, 2 क्वेश्चन तो बना चुके, एक ये तीसरा क्वेश्चन फिर आ गया। एक ही जगह से पढ़ाया हुआ 3 क्वेश्चन आया था। कोजनी कार्मन इक्वेशन इज रिलेटेड टू द प्रेशर ड्रॉप, टर्बुलेंट फ्लो, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, हीट ट्रांसफर या परमिएबिलिटी टू पार्टिकल साइज एंड बेड पोरोसिटी। कोजनी कार्मन इक्वेशन, पॉइजली इक्वेशन, ठीक है, गैस और लिक्विड जो हमारे पाउडर के सरफेस पे किस रेट से परमिएट कर रहे हैं, इन चीजों को डिटरमाइन करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बेटा? कोजनी कार्मन इक्वेशन इज रिलेटेड टू द परमिएबिलिटी टू पार्टिकल साइज एंड बेड पोरोसिटी। याद कर जाओ, है ना। गुजरात का ड्रग इंस्पेक्टर 2021 में देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था, विच इक्वेशन इज रिलेटेड टू द एयर परमिएबिलिटी मेथड, है ना। तो ऐसे बच्चे जो सोचते रहते हैं कि इसमें आएगा उसमें नहीं आएगा, हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन अगला, जीपैट 2023 शिफ्ट फर्स्ट में कोजनी कार्मन इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द पाउडर, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बताइए क्या होता है? कोजनी कार्बन इक्वेशन किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? सुधीर, आदर्श उपाध्याय वेरी गुड, शारदा वेरी गुड, हीर, अयान, अभिजीत पवार वेरी गुड, हर्ष संचेला, प्राची वेरी गुड, वाप डनी, राहुल वेरी गुड, आर्या। नए नए नाम आ रहे हैं जो अब जवाब देना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं जगने का, तो बेटा फटाफट से जगिए। तो कोजनी कार्बन इक्वेशन जो है सरफेस एरिया ऑफ द पाउडर, बेट इक्वेशन, पॉइजली इक्वेशन, कोजनी कार्बन इक्वेशन, सरफेस एरिया, है ना। तो क्लियर कट है। आ जाइए क्वेश्चन पूछा गया हुआ है जीपैट 2012 में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट पी और क्यू। स्टेटमेंट पी है द सरफेस एरिया मेजरमेंट यूजिंग द बेट अप्रोच यूटिलाइजेस द आर्गन गैस फॉर द एब्जॉर्प्शन। क्यू है फुल फॉर्म ऑफ द बेट इज डैश डैश डैश। बताओ आर्गन गैस देखा था या कोई और गैस था? कौन सा गैस था? आर्गन गैस था या कौन सा था? यहाँ पे सरफेस एरिया डिटरमाइन जिस समय किया था बेट इक्वेशन में, तो कौन सा गैस था यहाँ पे? कौन सा गैस था? कौन सा गैस था? पूजा, नाइट्रोजन था सर, ओके। बाकी लोग, अनीशा, नाइट्रोजन था, गुड, नाइट्रोजन ही था यहाँ पे, लेकिन दिया गया आर्गन, मतलब स्टेटमेंट पी हमारा तो गलत है। तो पी इज इनकरेक्ट एंड क्यू इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो क्यू हमारा करेक्ट है, ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है बेट इक्वेशन, बट पी इज इनकरेक्ट। आ गया समझ में? बट पी इज इनकरेक्ट। आज अगले क्वेश्चन पे, which of the following is the correct choice of particle size measurement technique in scoring order of the size? जीपैट 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। Which of the following is the correct choice of the particle size measurement technique in scoring the order of size? sieve, एंडरसन पिपेट, कॉल्टर काउंटर, लाइट स्कैटरिंग। इनमें से कौन सा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा सीव, एंडरसन पिपेट, काउल्टर काउंटर और लाइट स्कैटरिंग। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द साइज, ऑर्डर ऑफ द साइज के बेस पे ऑब्वियसली है कि जो सीविंग मेथड होगा, जो हमारा सीविंग मेथड होगा बेटा, उसमें पार्टिकल साइज सबसे बड़े होंगे, एंडरसन पिपेट में उससे छोटे, काउंटर काउंटर में उससे छोटे, लाइट स्कैटरिंग मेथड में उससे छोटे।
करेक्ट चॉइस ऑफ पार्टिकल साइज मेजरमेंट टेक्निक इन स्कोरिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। क्लियर है? राम किशन, स्कोरिंग मतलब बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया एंड पोर स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर। सरफेस एरिया और पोर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए काउंटर काउंटर, एंडरसन एपरेटस, क्वांटसॉर्ब या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। बनाइए इसको। बेटा स्कोरिंग का मतलब जो निकालते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं। स्कोरिंग का मतलब हो गया कैलकुलेट करना। स्कोरिंग का मतलब हो गया बेटा कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। काउंटर काउंटर, एंडरसन एपरेटस, क्वांटसॉर्ब या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। आंसर इज द क्वांटसॉर्ब। बता चुके अभी तक। सरफेस एरिया, पोर स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर्स। नेक्स्ट आ जाइए। द एंडरसन एपरेटस इज यूज्ड इन विच मेथड ऑफ द पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन। एंडरसन पिपेट को का जो है किस मेथड से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, सेडिमेंटेशन है, सीविंग है या एयर परमेबिलिटी है। तो कौन से प्रिंसिपल पे बेस है हमारा एंडरसन एपरेटस? कौन से प्रिंसिपल पे बेस है हमारा कौन सा एंडरसन एपरेटस? बताइए। एंडरसन एपरेटस इज यूज्ड टू Anderson apparatus is used in which method of particle size determination? Optical microscopy, sedimentation, sieving और air permeability। तो एयर एंडरसन पिपेट मेथड बेटा सेडिमेंटेशन प्रोसेस पे है। बहुत सारे बच्चे ए और सी लगा रहे हैं। अरे भैया एंडरसन एपरेटस है, एंडरसन पिपेट मेथड जो है सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे होता है। अभी जब पीछे जाके दोबारा दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन देखो, जीपैट 2021 में भी पूछा गया, नाइपर जी 2006 में भी पूछा गया। बेटा फार्मासिस्ट वाला टैगिंग में कुछ लगा नहीं पाया, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में भी तुमको इस जगह से पूछे गए हुए हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज बाय द ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड। पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन बाय द सेडिमेंटेशन मेथड इज डन बाय द एंडरसन पिपेट मेथड। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एंडरसन पिपेट का जो बेस है दैट इज द सेडिमेंटेशन। सर ऑप्शन, सभी ऑप्शन में ए ही आंसर दिया हुआ है इसलिए हम ए लगा रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। अरे जो इसमें सही आंसर होगा उसको लगाओगे कि जो मर्जी आएगा सो लगा लोगे? सर ड्रग इंस्पेक्टर की फिंगर टिप की बुक कब आएगी? आएगी बेटा, काम तो चल रहा है लगातार। फिंगर टिप सीरीज की आखिरी बुक ड्रग इंस्पेक्टर एट योर फिंगर टिप्स की बुक जो थ्योरी की है ना, उस पर लगातार काम चल रहा है, बना रहा हूं मैं डे बाय डे, लिखता जा रहा है सारा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, 15 अप्रोक्सीमेटली 15 अगस्त तक तो आ जाना चाहिए। अप टू द 15 अगस्त ड्रग इंस्पेक्टर एट योर फिंगर टिप्स आ जानी चाहिए। कुणाल, राहुल, चलो आगे सर। चलो भैया चल देते हैं आगे, चलने के लिए बोल रहे हो, चलते हैं आगे, है ना। चलो भैया। काउंटर काउंटर इज यूज्ड टू डिटरमिनेशन ऑफ। जीपैट 2010 का क्वेश्चन है। देवांजन, नामदेव, आप इग्नोर कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। बेटा मेरी जगह पे आके देखो, देखो क्या होता है ना, जब आप ऊंचाइयों पे होते हो ना, है ना, तो आपको बोलने वाले बहुत लोग होते हैं और आपको सुनने की आदत भी डालनी पड़ती है ना। अपने आप को मेरी जगह पे रख के देख लो, मतलब कि तुम स्क्रीन के बाहर आके इधर पे आ जाओ और तुम्हारे सामने ऑनलाइन में 1000 से ज्यादा बच्चे हो। अभी अपने स्क्रीन पे देखो कितने बच्चे ऑनलाइन है, कितने बच्चे ऑनलाइन है बताओ? 1000 बच्चे ऑनलाइन है। अब जरा सोच के देखो, इतने सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कोई आगे पीछे हो गया, किसी का नाम डिफिकल्ट है या आगे पीछे है, बोल पाया या नहीं बोल पाया, तो कोई बोलेगा सर इग्नोर कर रहे हो, कोई बोलेगा सर आगे बढ़ जाओ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। आप मेरा ध्यान ही नहीं रख रहे, आप मेरा कमेंट ही नहीं पढ़ रहे, आप बच्चे लोगों जो जिनके नाम है उन लोगों को बता रहे हो, मेरे को बोल ही नहीं रहे। बेटा मेरी जगह पे भी रख के देखो, अच्छा फीलिंग आएगा तुमको, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश भी किया करो। ऋतुजा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। कई बार बोल चुका हूं, काउंटर काउंटर मेथड से पार्टिकल साइज, पार्टिकल सरफेस एरिया और पार्टिकल वॉल्यूम, इन तीनों को डिटरमाइन करते हैं, है ना। पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज और पार्टिकल वॉल्यूम, ये सभी को डिटरमाइन किया जाता है। आ जाइए एक और क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पार्टिकल वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम पूछा है तो काउंटर काउंटर, वॉल्यूम के अलावा पार्टिकल साइज और पार्टिकल सरफेस एरिया दोनों पूछा है तो ये सब बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं, फिरेट एंड मार्टिन डायमीटर आर मेजर्ड यूजिंग द विच टेक्निक। फिरेट और मार्टिन डायमीटर को किस टेक्निक से डिटरमाइन किया जाता है? सीविंग, सेडिमेंटेशन, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और एयर परमेबिलिटी। फिरेट एंड मार्टिन डायमीटर मेजर्ड यूजिंग विच टेक्निक। जब से क्लास स्टार्ट हुई है आज, तभी से चीख चीख के कई बार बता चुके, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर में फिरेट मार्टिन
डायमीटर सबको डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। खुशी, निधि, आयुष, पूजा, पायल, योगेश एंड ऑल ऑफ यू बेटा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट आते हैं, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू एनालाइज द पार्टिकल्स इन द एरोसॉल और इनहेलर। आप इसको एरोसॉल चैप्टर में भी स्टडी करोगे। प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म, दैट इज द एरोसॉल। इनमें से कौन सा मेथड जो है पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है एरोसॉलिक प्रिपरेशन में? पहला है हमारा सीविंग, एक्सरे सेडिमेंटेशन, सी है कैस्केड इंपेक्शन, और चौथा है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। श्रद्धा वेरी गुड, विशाल, रोशन, ऋत्विक बहुत बढ़िया, अनीशा गुड, वेरी गुड वेरी गुड, अनुज बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैस्केड इंपेक्शन। कैस्केड इंपेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फीजर सबसीव साइजर? ऑप्टिकल डेंसिटी, एयर परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस और एक्सरे डिफ्रैक्शन। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फीजर सबसीव साइजर? ऑप्टिकल सेंसिंग है इसका प्रिंसिपल, एयर परमेबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस है, या एक्सरे डिफ्रैक्शन है? आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? एयर परमेबिलिटी। एयर परमेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब एक बार फिर से इतने सारे क्वेश्चन बनाने के बाद, इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, लगभग 20-25 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का हमने सॉल्व तो कर ही लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार रिवीजन के दौर पे इसको देखते हैं और उसके बाद फिर आगे का सिलेबस को देखेंगे। 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक को हमें चेक करना था किसी भी पार्टिकल्स का, फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए किया, जिसमें हमें सबसे पहले बल्क कैरेक्टराइजेशन, फिर हमें सॉल्युबिलिटी एनालिसिस स्टडी करनी है और फिर हमें स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बल्क कैरेक्टराइजेशन में हम लोग क्रिस्टलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ चुके। फाइन पार्टिकल्स कैरेक्टराइजेशन अभी चल रहा है, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका। अब हमारा ये तीसरा पार्ट चलेगा, दैट वन इज द पाउडर डेंसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टी। तो पाउडर डेंसिटी और फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीजें करेंगे, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। मैंने सबसे पहले आपको बताया था पाउडर की प्रॉपर्टीज, 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल में हमारी 4 चीजें हैं और डिराइव्ड में हमारी 3 चीजें हैं। इनमें से बहुत सारे नाम आप फिजिकल फार्मेसी में पढ़ते हो। आप मेरे से जानना चाहोगे कि सर आप ये एंडरसन पिपेट मेथड मेरे को समझा दो, मैं नहीं समझा सकता बेटा आपको भी। आप मेरे को बोलोगे सर ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और ज्यादा डिटेल में समझा सको, नहीं हो पाएगा। सीविंग मेथड, लेजर होलोग्राफी, कैस्केड इंपैक्टर मेथड, ये सारे के सारे आप स्टडी करते हो फिजिकल फार्मेसी में, ये वहां का पार्ट है और राहुल सर आपको जरूर से करवाएंगे। इन सारे मेथड्स को हमें ध्यान में रखना है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से लेके और ये जितने सारे मेथड्स हैं, इन मेथड से पार्टिकल का साइज, शेप को डिटरमाइन करते हैं। इसी तरह से सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए एड्सॉर्प्शन मेथड और एयर परमेबिलिटी मेथड का हेल्प लिया, पार्टिकल नंबर और पार्टिकल शेप। इसी तरह से ट्रू वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। ग्रेनुलर वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए मरकरी या डिस्प्लेसमेंट मेथड है। बल्क वॉल्यूम के लिए भी आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड्स है, जिसका हम लोग हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा मैंने आपको ये टेबल बताया, इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए आप लोगों ने खुद ही ऑब्जर्व किया। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से देखो इसी साल पूछा गया हुआ क्वेश्चन है जीपैड में। टेरेट मार्टिन प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका। काउंटर मेथड से बहुत बार आपके क्वेश्चन आ गए। सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे आपका एंडरसन पिपेट मेथड है, अभी जस्ट आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। इट मींस कि कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एड्सॉर्प्शन मेथड में तो वेट इक्वेशन, सरफेस एरिया, कॉस्मिक हार्मन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, इस जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद देखा, खुद ही आप लोगों ने सॉल्व किया। इट मींस दे आर द टॉपिक जिसको आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर से अच्छे तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। सर मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मेरे मॉड्यूल में प्री फॉर्मुलेशन नहीं है, मेरे पास ओल्ड मॉड्यूल है। बेटा प्री फॉर्मुलेशन नहीं था उसमें, आज से 3 साल पहले की बात आप कर रहे हो। विकास यादव आप ही को बोल रहा हूँ बेटा, मॉड्यूल के पीछे पढ़ के अगर इतना दिमाग आप अगर जो ये चीजें चल रही है इसको लिखने में लगा देते, नोट्स में लगा देते तो शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है? चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। सर सर फेरेट मार्टिन प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर तीनों में डिफरेंस बता दीजिए, आई एम कंफ्यूज। बेटा मैंने पहले बताया ये आपको फिजिकल फार्मेसी में पढ़ना है, राहुल सर आपको पढ़ाएंगे बहुत ही जल्द। फिजिकल फार्मेसी की क्लासेस अगर आपकी बची हुई होगी तो आपको बताया जाएगा। काउंटर काउंटर मेथड के बारे में भी सेम चीज बता रहा हूँ, उससे पार्टिकल का सरफेस एरिया, पार्टिकल का साइज और पार्टिकल का वॉल्यूम तीनों को डिटरमाइन करते हैं। उसका प्रिंसिपल होता है कंडक्टिविटी, उसका इंस्ट्रूमेंट के बारे में कौन सा प्रिंसिपल है आपको बताया जाएगा फिजिकल फार्मेसी में। क्लियर? बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रिंस जब भी आएगा बता दिया जाएगा।
सर आप फिजिकल फार्मेसी को साथ लेकर चल रहे हो क्या? क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो आप कवर कर दे रहे हो बेटा। फिर अब देखो इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो बहुत ज्यादा डिटेल से बता नहीं पाएंगे ना। अगर बहुत ज्यादा डिटेल से बताने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा बताओ तुम्हें। तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा और जो चीजें हम बताना चाह रहे हैं वो चीजें हमारी छूट जाएंगी। चलो अब धैर्य रखो बेटा, आपके क्वेश्चंस मैंने समझ लिए। आपको इंस्ट्रूमेंट सबका जो नाम है उस इंस्ट्रूमेंट, मैं आपकी सारी परेशानी समझ गया कि आपको आपको दिक्कत कहाँ है। आपको दिक्कत आ रहा है सारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और ज्यादा डीप में पढ़ना है, काउंटर काउंटर और भी मेरे को डीप में स्टडी करना है, डायमीटर वाला जो था फेरो डायमीटर मार्टिन डायमीटर इन सब में क्या डिफरेंस होता है और भी ज्यादा डिटेल में बताओ। बेटा इन सभी की जानकारी आपको फिजिकल फार्मेसी में पढ़नी है, राहुल सर आपको बताएंगे, परेशान मत हो। आगे बढ़ो, आगे देखो, अटके रहोगे तो बहुत ही लंबा चैप्टर है प्री फॉर्मुलेशन, 12 क्लासेस होंगी तब जाके खत्म होगा। अभी तो ये चौथी क्लास है, मेरे को अटकाओगे या अटकोगे तो जो ये 12 क्लासेस है ना 15 क्लासेस में चली जाएंगी, 16 क्लासेस में चली जाएंगी। तुम भी बोलोगे सर ये प्री फॉर्मुलेशन इतना लंबा पढ़ा दिया। तो जो काम की चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बन रहा है मुझे खुद पता है कि आपको कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया, इसलिए परेशान मत हो। क्वेश्चंस जितने बनने थे, जितने इस टॉपिक से क्वेश्चन आने थे, आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आपको अगर और भी ज्यादा जिज्ञासा हो तो फिजिकल फार्मेसी 3rd और 4th सेमेस्टर के सिलेबस में है, एक बार जाके पलट के देख लेना। फिर भी दिक्कत हो राहुल सर आपको पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। आगे चलिए, हम लोग ये तीसरा टॉपिक क्रिस्टलिटी पॉलीमॉर्फिज्म फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन के बाद तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा पाउडर की डेंसिटी और पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी चेक करना। इस चीज को चेक करने के लिए बेटा हमारे पास में दो मेथड है, और वो दो मेथड हैं कौन कौन से? एक है हमारा इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारा डायरेक्ट मेथड। इट मींस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को चेक करना है। अब आप ही बोलोगे सर पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्यों चेक करते हैं? आप खुद ही सोच के देखो कि जिस समय हम टैबलेट बना रहे होते हैं उस समय हम उन टैबलेट को ग्रैन्यूल से ही तो बनाते हैं, ग्रैन्यूल्स हमारा पाउडर से बनेगा और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मशीन्स में होती है। अगर पाउडर की क्लॉगिंग हो जाएगी तो उनका फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट मेथड में 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है एंगल ऑफ रिपोज, कई बार हर किसी ने लैब में प्रैक्टिकल किया होगा। दूसरा है बल्क डेंसिटी का मेजरमेंट करना, जिसको हम लोग कार्स इंडेक्स और कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के थ्रू करते हैं। और इसी में बल्क डेंसिटी का मेजरमेंट करने के लिए हॉजनर रेशियो भी है, इसके बारे में भी स्टडी करोगे। कार्स इंडेक्स या कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला भी है, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय द टैप डेंसिटी इनटू 100। और हॉजनर रेशियो है ये, टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय द बल्क डेंसिटी, ये एक रेशियो है, इसका डेटा आपको याद करना है। कार्स इंडेक्स का भी डेटा आपको याद करना है, एंगल ऑफ रिपोज का भी डेटा आपको याद रखना है। और ऐसे हम लोग बोलते भी हैं कि फाई और साई की वैल्यू जितनी कम होती है पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज, बल्क डेंसिटी में कार्स इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हॉजनर रेशियो, इसके अलावा है क्रिटिकल ऑरिफिस डायमीटर। ये सारे इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हॉपलर फ्लो मेथड, इनहांस वाटर परमिएशन मेथड और रिकॉर्डिंग फ्लो मेथड, है ना। तो ये सारे डायरेक्ट मेथड है, उसमें हमारा तो कोई ज्यादा नहीं है, मेन हमारा ये सारा काम है। एंगल ऑफ रिपोज को निकालने के लिए भी दो मेथड होते हैं, एक होता है स्टैटिक मेथड और दूसरा होता है डायनेमिक मेथड। स्टैटिक में भी फिक्स्ड फनल मेथड, फिक्स्ड कोन मेथड, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड और टिल्टिंग बॉक्स मेथड। आप सभी इन सब का डायग्राम भी देखने के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे कि सर हम इसका डायग्राम को देखें और आखिरकार ये है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि सर ये एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है। एंगल ऑफ रिपोज को समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला समझ लो कि आपका ये रिमोट कंट्रोल है और इस रिमोट कंट्रोल के ऊपर में एक ही इंस्ट्रूमेंट मैंने डाल दिया। रिमोट कंट्रोल को मान लो कि सरफेस है, रिमोट कंट्रोल को मान लो सरफेस है और इसको मान लो कि पाउडर है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मान लो पाउडर और इसको मान लो सरफेस। हमने क्या किया, इस सरफेस पे इस पाउडर को रख दिया। अब जरा सोच के देखो, ये पाउडर जितना चिपकू होगा, ये पाउडर जितना चिपकू होगा, चिपकू मतलब फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी। फिर से सुनो, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर में मैंने ये पाउडर डाल दिया। ये पाउडर जितना ज्यादा चिपकू होगा उतना एंगल हमें बनाना होगा इसको गिराने के लिए। आपके घर में अगर कोई चिपकू मेहमान आ जाए, जल्दी जाता है क्या? वो नहीं जाता। उस चिपकू मेहमान को घर से जाने के लिए 2-3 दिन तक उसको टरकाना पड़ता है, उसको तो कुछ ना कुछ ऐसे कहानियां बनानी पड़ती है, तब जाके आपके वो घर से जाता है। उसी तरह से ये पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, ये चिपकू है। तो हमें क्या करना होगा, अब देखो ये एंगल बनाना शुरू किया, सरफेस, ये देखो अभी भी नहीं गिरता जा रहा है। अब देखो एंगल ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा और एक टाइम के बाद में देखो ये नीचे गिर गया। ये जो एंगल है, ये एंगल, यही हमारा एंगल ऑफ रिपोज है। इट मींस कितने एंगल पे आपने इसको यूं किया, थोड़े से में गिर गया, मतलब फ्लो, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा टिल्ट करना पड़ा, ज्यादा एंगल बनना पड़ा, मतलब फ्लो प्रॉपर्टी पुअर है। इसी का मतलब होता है एंगल ऑफ रिपोज।
आगे बेटा, आ गया समझ में? एंगल ऑफ रिपोज आया समझ में बेटा? आया बेटा समझ में? एंगल ऑफ रिपोज, इस सरफेस पे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी जितनी कम होगी, हमें ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा उसको गिराने के लिए। मतलब पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी पुअर है, थोड़ा सा यू करने पे पाउडर एकदम से गिर गया, मतलब एंगल ऑफ रिपोज छोटा होगा और पाउडर नीचे गिर जाएगा, और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जय शर्मा, 1 नंबर सर, फर्स्ट टाइम आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। चलो आ गया समझे? बहुत सारे बच्चे होते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिपोज को पढ़ते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन क्या है क्या नहीं है उस चीज में पता नहीं चल पाता है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज मतलब होता है पाउडर जितनी जल्दी गिर जाए, एंगल को टिल्ट करने से, कम एंगल पे टिल्ट होके गिर गया, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है। आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल को किया होगा, है ना। हाइट ऑफ द पाइल, रेडियस ऑफ द पाइल, फॉर्मूला ये बना दिया होगा, H/R थीटा इक्वल टू 10 H/R, है ना। इसी में देखो अलग अलग से मेथड है, फिक्स्ड फनल मेथड, फिक्स्ड कोन मेथड, टिल्टिंग टेबल मेथड और रोटेटिंग सिलेंडर मेथड। आप जो अपने लैब में करते हो वो यही करते हो, फिक्स्ड फनल मेथड। कौन सा करते हो? मतलब सर एंगल ऑफ रिपोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो, बिल्कुल। एंगल जितना कम होगा फ्लो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी। आया समझ में? हल्का सा यूं करो, गिर गया, एंगल छोटा है पाउडर का नीचे, मतलब फ्लो अच्छी है। एंगल को यूं करना पड़े तो पाउडर की फ्लो अच्छी हो रही है ना। मेहमान अच्छे तब होते हैं जब वो जल्दी चले जाते हैं, और मेहमान अच्छे तब नहीं होते हैं जब वो देर से जाते हैं, चिपकू टाइप के होते हैं। आ गया समझ में? तो अब आ गया समझ में एंगल ऑफ रिपोज, स्टैटिक मेथड, फिक्स्ड फनल मेथड, फिक्स्ड कोन मेथड, डायनेमिक मेथड में रोटेटिंग सिलेंडर और टिल्टिंग मेथड, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आ गया समझ में। अब आते हैं बेटा हम लोग बल्क डेंसिटी मेजरमेंट, कार्स इंडेक्स और कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। बेटा कोई भी पाउडर प्रेशर के कांटेक्ट में आके वो कितना कंप्रेशन हो सकता है, एबिलिटी ऑफ द पाउडर टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम अंडर द प्रेशर, दैट इज डिटरमाइंड बाय द कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। नाम ही है कंप्रेसिबिलिटी। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी, कार्स इंडेक्स से डिटरमाइन करते हैं। और ये कार्स इंडेक्स जो है डिटरमाइन करता है पाउडर का पोटेंशियल, जो कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है, कितने वॉल्यूम तक ये क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। और इसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स हम लोग चेक करते हैं, टैप्ड डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय द टैप्ड डेंसिटी इनटू 100। अब बेटा इससे इसका डेटा को याद कैसे करें? बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर ये कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स है दिया हुआ, इसको याद करना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला था कि फाई और साई जितना कम फ्लो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी। अब देखो लेस देन 10 है, इंडेक्स एक्सीलेंट है, 11 to 15 गुड, 16 to 20 फेयर, 21 to 25 पॉसिबल, पुअर, वेरी पुअर और वेरी वेरी पुअर। इसको याद करने के लिए मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपके घर में, ठीक है। सॉरी, एक मूवी था, उस मूवी का नाम था 10 मूवी जो बहुत ही एक्सेलेंट है ना। 10 मूवी आई थी ना, एक पिक्चर थी 10 मूवी जो क्या थी, बहुत ही एक्सेलेंट थी। आपके घर में पूजा हुआ, आपने पंडित जी को 11 रुपए दे दिए, पंडित जी ने बोला, आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो, हमेशा ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, जीवन में अव्वल बनते रहो। हालांकि बता दूं कि ये क्वेश्चन जीपैट 2025 में भी पूछा गया, और अनगिनत बार ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और भी अलग अलग एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो 10 मूवी बहुत ही एक्सीलेंट है, और पंडित जी के पूजा होने के बाद पंडित जी को हमने क्या किया, 11 रुपए दे दिए, और पंडित जी ने बोला कि हमेशा खुश रहो और हमेशा एग्जाम को ऐसे ही क्वालिफाई करते रहो, और जो तुम स्टडी करो उसी जगह से क्वेश्चन आए। अब आते हैं बेटा कि 16 से 20 साल का जो एज होता है, आप भी इस एज से होके तो गुजर रहे हो या गुजर चुके हो रहे होगे अभी, तो उस समय में आपके ऊपर में अच्छा दिखने की खूब सारी धुन सवार होती है कि मैं दूसरे से सुंदर दिखूं, मैं दूसरे से अट्रैक्टिव दिखूं। मतलब कि 16 से 20 साल का जो एज होता है वो होता है फेयर दिखने वाला। इसके बाद आते बेटा, अब आप इस एज में आ गए हो 21 से लेके 25 साल के बाद, है ना। अब आपका वो फेयर दिखने वाला टाइम गया, अब आपका टाइम आ गया पढ़ाई करने का, पासेबल। पी फॉर हो गया पढ़ाई और पी फॉर हो गया पासेबल। मतलब इस समय आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, अपने कॉलेज पे ध्यान देना है। तो 21 से 25 साल वाला जो टाइम हो गया वो पासेबल हो गया। तो 10 मूवी एक्सेलेंट थी, पंडित जी को तो 11 रुपए दिया, 16 से 20 साल में अच्छा दिखना है, फेयर दिखना है, 21 से 25 के बीच में पढ़ाई पे हमें वो ध्यान देना है। इसके बाद एक मूवी थी, और उस मूवी का नाम था स्पेशल 26, अक्षय कुमार की थी मूवी, ध्यान आ रहा है? स्पेशल 26 में गरीब लोगों को टीम में शामिल किया गया था, आ रहा है? स्पेशल 26 मूवी, स्पेशल 26, स्पेशल 26 करके एक मूवी आई थी। उस मूवी में कौन सारे लोग थे, तो गरीब लोग थे, इसीलिए उनको पैसों की जरूरत थी। तो 26 से लेके 31 साल का जो एज है ना, मतलब जो ये इंडेक्स होगा ये पुअर होगा। 32 से 37 और भी जो गए गुजरे लोग हैं, वेरी पुअर।
और ज्यादा जाएंगे तो भैया और भी पुअर लोग हैं, तो वेरी वेरी पुअर, गए गुजरे मतलब कि पुअर लोग, ऐसा टाइप का बोला है याद करने के लिए, है ना। तो ये 10 वाले एक्सेलेंट, 11 टू 15 हो गया गुड, 16 टू 20 हो गया फेयर, 21 से 25 हो गया पासेबल, स्पेशल 26 हो गया पुअर, 32 टू 37 हो गया वेरी पुअर, और मोर देन 38 हो गया वेरी वेरी पुअर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप इस टेबल को कभी भी भूलोगे। भूलोगे क्या कभी? निमोनिक्स के लिए निमोनिक्स, चलो तो इसको याद करके आना। कल मैं हॉजनर रेशियो बताऊंगा, फिर इन तीनों के बीच में डिफरेंस बता दूंगा। ये देखो, एंगल ऑफ रिपोज, हॉजनर और कार्स इंडेक्स, इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो होपफुली कि आपको ये तो याद हो गया होगा, अच्छे से जाके पढ़ाई करो। मैं कल संडे को भी क्लास लूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। इसलिए मैं ले रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो कुछ काम है मेरा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं एक्स्ट्रा क्लास एक ले लूँ। टाइम आपके ग्रुप में डाल देंगे, है ना, 12 बजे या 1 बजे का जो भी टाइम होगा वो डाल देंगे। 1 घंटे में स्टडी कर लेंगे संडे को भी। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। तो कल है संडे।